गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टैंडर्ड 9 में व्याकरण विभाग में अपठित गद्यांश और काव्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित गद्यांश और काव्यांश यानी कि जो हमने पढ़ा नहीं है और जो हमें जाना नहीं है, फिर भी उसको पढ़कर हमको उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं सही तरीके से। कुछ गद्यांश में हमको शीर्षक यानी कि टाइटल पूछते हैं कि इस गद्यांश में आप क्या टाइटल देना चाहते हो, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखे जाते हैं एमसीक्यू के द्वारा भी होते हैं और कई गद्यांश में वन सेंटेंस में भी आंसर होते हैं। ये गद्यांश और काव्यांश मतलब कि हम उसे अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे वीडियो समझाई है कि अपठित गद्यांश कैसे लिखा जाता है, उसे पूरा समझना है, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं वो पूरी तरह से समझना है, तो फिर आपको गद्यांश या काव्यांश लिखने में काव्यांश पढ़ के उसके जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं बहुत ईजी हो जाएगी। और 10th स्टैंडर्ड में भी ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप अभी से ये समझ ले कि गद्यांश किसे कहते हैं और काव्यांश किसे कहते हैं और उसमें क्या होता है, किस तरह से हम पढ़ते हैं और समझते हैं पैराग्राफ को और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं, और इस वीडियो में से आपको गद्यांश का जो पैराग्राफ दिया है वो लिखना है और उसके क्वेश्चन आंसर 2 टाइप के आपको दिए हैं। एक वन सेंटेंस में आंसर दिए गए हैं और दूसरा एमसीक्यू के हिसाब से आंसर दिए। तो दोनों तरह के से आपको आंसर भी लिखने हैं, वीडियो में से ही लिखनी है। इस वीडियो की कोई पीडीएफ आपको दी जाएगी नहीं है, आपको सिर्फ ये सैंपल के हिसाब से दिया जाता है, इसलिए आपको इस वीडियो में देखने से ही आपको मालूम पड़ेगा और उसमें से ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपने कॉम्पो लिखा है, उसके बाद ये गद्यांश आप लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो आइए हम पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो बराबर ध्यान से देखना, फिर समझना, और उसमें कोई डाउट हो तो मुझे अपनी मीटिंग में पूछ लेना। ओके, आइए हम वीडियो पढ़ते हैं और समझते हैं। अपठित गद्यांश और काव्यांश। गद्यांश यहाँ और काव्यांश किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। अपठित गद्यांश क अपठित गद्यांश यानी कि जो हमने अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया, यानी कि हमने जो पहले कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा गद्यांश जिसके बारे में हम जानते हैं। एक तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। दूसरे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। गद्यांश के अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लेने, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्य में लिखें, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्न के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर को चुनें।
यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। हमें गद्यांश में ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि गद्यांश कैसे और कैसे उसके प्रश्न के उत्तर हमको लिखने हैं, क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी है। उदाहरण के अनुसार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कामचोर आदमी काम करने से डरता है, काम को देखते देखते ही भयभीत हो जाता है। ऐसा आदमी परांत और पराश्रय पर जीवन गुजारता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भर उससे मीलों दूर रहती है। इस प्रकार के आदमी न तो नेतृत्व की शक्ति होती है और न समाज के उसकी कोई प्रतिष्ठा। क्या आपको मालूम है कि उसे कर्मवीर किसे बनाया दिया? उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली? आलस्य ने उसके सुनहरे जीवन को एक आलस्य रूपी दीमक ने खोखला कर दिया। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह मनुष्य की कार्यक्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बनाता है। उसके प्रश्न है, किस प्रकार का आदमी परांत और पराश्रय पर अपने जीवन गुजारता है? तो जो मनुष्य कामचोर होता है तथा काम करने से डरता है, वह आदमी परांत और पराश्रय पर अपना जीवन गुजारता है। दूसरा प्रश्न, कामचोर आदमी को कर्मवीर किसने बना दिया? आलस्य ने कामचोर आदमी को कर्मवीर बना दिया। तीसरा प्रश्न, आलस्य मनुष्य को कैसा बना देता है? तो उसका उत्तर है, आलस्य मनुष्य को निष्क्रिय अर्थात निष्काम बना देता है। चौथा प्रश्न, कामचोर मनुष्य के जीवन को किसने खोखला कर दिया? उत्तर है, आलस्य रूपी दीमक ने कामचोर मनुष्य के जीवन को खोखला कर दिया। समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं होती? उत्तर है, समाज में आलसी और कामचोर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। आगे का प्रश्न कि इसमें हमें ये बताया है कि आलस से कोई काम नहीं होता है। कोई काम में हम आलस रखें तो कुछ भी होता नहीं है, तो इससे हमें मालूम होता है। दूसरा उदाहरण है, कमज़ोर आदमी काम करने से डरता है, काम को देखते ही भयभीत हो जाता है। तो ये दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही है, सेम उदाहरण है। उसमें हमने इसके नेतृत्व की शक्ति होती है और न समाज के उसके कोई प्रतिष्ठा होती है। क्या आपको मालूम है कि उसने कर्म भी किसने बना दिया? उसका पुरुषार्थ और खोखला कर दिया। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह मनुष्य की कार्यक्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है। अब आपको विकल्प वाइज दिए गए हैं इसके आंसर। कामचोर मनुष्य में किसकी शक्ति है? मनुष्य को निष्क्रिय किसने किया? आलस्य मनुष्य के जीवन को कैसे कर सकता है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ख, अपढ़ित काव्यांश, काव्य में से लिया गया ये अपढ़ित काव्यांश होता है, जो काव्य में से लिखा जाता है। आइए जानते हैं अपढ़ित काव्यांश के बारे में। जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपढ़ित काव्यांश कहते हैं। अपढ़ित काव्यांश पर भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपढ़ित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए दिए विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि उसके अन्य एक पॉइंट हमें दिया है
के अपठित काव्यांश के सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें। प्रश्न के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक देखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। ये हमको ध्यान में रखने वाले जो पॉइंट्स है कि काव्यांश के दौरान हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक उदाहरण दिया गया है। अमल धमल गिरी के शिखरों पर यादल को धीरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को धीरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झील है, उनके श्यामल नील ससिल में समतल देशों से आकर पावस ही उसम से आकुल तीक्ष्ण मधुर विसंतुर खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को धीरते देखा है। इसके प्रश्न है, हिमालय की चोटी कैसी है? तो हिमालय की चोटी सफ़ेद, स्वच्छ और बादल से घिरी है। हिमालय पर झीलें कहाँ और किस रूप में मिलती है? तो इसका आंसर है, हिमालय की चोटी के बीच में निचली घाटी में झील पाई जाती है। ये झील छोटी तथा बड़ी हो दोनों प्रकार की होती है। झील में कौन से पक्षी कहाँ से और क्यों आते हैं? झील में हंस आते हैं। हंस वर्ष की उमस से परेशान होकर मैदानी क्षेत्र से विषंतुर अर्थात कमल के रेशों को खाने के लिए यहाँ आते हैं। उपरोक्त काव्यांश के लिए उपरोक्त शीर्षक दिखाए। उपरोक्त काव्यांश के लिए उपरोक्त शीर्षक हो सकता है हिमालय और प्रकृति अथवा तुंग हिमालय। श्यामल नील ससिल का आशय स्पष्ट कीजिए। श्यामल और ससिल का आशय है कि हिमालय की घाटियों में स्थित झीलों का पानी गहरा, स्वच्छ और झीलों के आसपास की कीर्तिमा एवं पहाड़ का छाया आदि के कारण गहरे श्यामले रंग है, जो बहुत अच्छे हैं। अभी ये जो दूसरा उदाहरण से उसमें हमें वही कविता है जो अब हमें उसके आंसर विकल्प में देखने हैं। तो आइए हम विकल्प के अनुसार क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। दोनों के कैसे विकल्प के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो दोनों पैराग्राफ में से हमको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके विकल्प के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न हमें दिया जाता है कि बादल कहाँ गिरते हैं? तो हिमालय की चोटी पर। ओस की बूंदें कहाँ गिरती है? मानसरोवर के कमलों पर। हिमालय के कंधों पर क्या है? नदियाँ है। हिमालय और हंस क्या खोज रहे हैं? तो विष के तंतु को। तुंग शब्द का अर्थ क्या है? तो विस्तृत है। अपठित गद्यांश।